बच्चों लास्ट वीडियो तक हमने देख लिया था, हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे एलिमेंट्री कैनाल का या डाइजेस्टिव सिस्टम का, माउथ एंड बक्कल कैविटी, ठीक है ना। इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ टीथ तक देख लिया था। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ को हमने 3 पार्ट्स में, क्राउन में, नेक में और रूट में डिवाइड किया था। ऊपर क्राउन जो पार्ट था एक एनिमल से बना हुआ था, एक क्या था, टफेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी का सबसे ज़्यादा टफेस्ट पार्ट था। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हम लोग देखते हैं फेरिंग्स। सेकंड नंबर पे हम लोग देखते हैं फेरिंग्स, ठीक है ना। फेरिंग्स क्या होता है, मिडिल पार्ट होता है किसका, बक्कल कैविटी और ऑसोफ्रेगस का क्या होता है, मिडिल पार्ट होता है। द मिडिल पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी एंड ऑसियोफ्रेगस इज फेरिंग्स। ये क्या होता है, हमने बात की थी, यहाँ पे डायग्राम भी बनाया था हमने, डायग्राम देखते हैं। ओके, ये रहा, यहाँ पे इस प्रकार से हमने डायग्राम बनाया था। डायग्राम में हमने बात की थी, ये क्या था, फूला हुआ भाग कहला रहा था बक्कल कैविटी। इसके यहाँ पे ये जो कंस्ट्रिक्टेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है, इसको हमने ऑसियोफ्रेगस बोला था, ठीक है ना। इस दोनों के बीच का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हमने फेरिंग्स बोला है। इसमें क्या पाए जाते हैं, ये क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए और डाइजेशन के लिए कॉमन ट्यूब का या कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन करता है। कॉमन है क्योंकि यहीं से रेस्पिरेशन होता है और यहीं से फूड जाता है अंदर, ठीक है ना। तो इसमें पाए जाते हैं दो, इस प्रकार से आगे 2 चैम्बर बढ़ जाते हैं। एक चैम्बर होता है गलट का, एक चैम्बर होता है गलट का, ठीक है ना, जो कि क्या करता है, फूड पाइप का फॉर्मेशन करता है। दूसरा होता है ग्लॉटिस का, जो कि क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। हमने ये बात की, फेरिंग्स में ही इस प्रकार के रीजन्स या 2 चैम्बर पाए जाते हैं। एक चैम्बर होता है ग्लट कहलाता है, दूसरा चैम्बर होता है ग्लॉटिस कहलाता है। ग्लॉटिस से क्या होता है, हमारे शब्द बाहर निकल के आते हैं, ठीक है ना। तो ग्लॉटिस की हेल्प से, जो हमने बात की कॉमन डक्ट थी, उसमें रेस्पिरेशन होता है, तो ग्लॉटिस की हेल्प से क्या होता है, आगे चलकर रेस्पिरेशन डिवाइड हो जाता है। ग्लट से क्या होता है, फूड पाइप जो होता है नीचे, एलिमेंट्री कैनाल होती है, वो चलती है। इसके नीचे क्या पाई जाएगी, ऑसियोफ्रेगस पाई जाएगी। तो इस प्रकार से क्या पाई जाएंगे, इसमें 2, ये क्या है, कॉमन पार्ट है किस का, रेस्पिरेशन का और डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है ना। रेस्पिरेशन का और डाइजेस्टिव सिस्टम का। और ये जो ग्लट होता है और ग्लॉटिस होता है, इसके ऊपर क्या पाया जाएगा, एक वॉल्व पाया जाएगा। इस वॉल्व को हम लोग बोलते हैं यूस्टेकियन वॉल्व कहा जाता है, ठीक है ना। तो एक बार इसको देखते हैं। इट इज अ कॉमन पार्ट ऑफ respiratory and digestive system. रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, कॉमन पार्ट होता है। अब इसके आगे क्या पाया जाता है, द ओपनिंग ऑफ यूस्टेकियन ट्यूब्स, the opening of Eustachian tubes are
प्रेजेंट इन फेरिंग्स, ठीक है ना। ये स्टिक इन ट्यूब्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इट्स पोस्टीरियर पार्ट हैज़, इट्स पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे वाला, पोस्टीरियर पार्ट हैज़ टू अपर्चर्स। अपर्चर का मतलब होता है ओपनिंग या छेद, ठीक है ना। फर्स्ट क्या होता है, ग्लॉटिस होता है जो कि हमने अभी देखा था, एंड सेकंड होता है ग्लट, सेकंड होता है ग्लट वाला रीजन। फेरिंग्स किसकी हेल्प से ओसोफेगस में ओपन होता है, ग्लट की हेल्प से, क्योंकि फेरिंग्स किसका पार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। फेरिंग्स किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। फेरिंग्स ओपन इन ट्यूब लाइक ओसोफेगस, ट्यूब लाइक ओसोफेगस थ्रू ग्लट, थ्रू ग्लट, ग्लट की हेल्प से क्या होता है, ये खुलता है। फिर इसके बाद में आता है फूड, फेरिंग से आ जाता है फूड किसमें, ओसोफेगस में आ जाता है। फेरिंग से किस में आ जाता है, ओसोफेगस में आ जाता है, ठीक है ना। ओसोफेगस भी क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि लगभग 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पाई जाती है। इट इज लॉन्ग constricted tube like structure, it is approximately 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है ना। कितनी, लगभग कितनी, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पाई जाती है। यदि इसकी बात की जाए हमने, यदि इसमें इस प्रकार से हमने डायग्राम बनाया है, ये क्या पाई जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब होता है पतली या दबी हुई नलिका। फेरिंग्स क्या था रीज़न, थोड़ा फूला हुआ पार्ट था, उसके बाद में छोटी सी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर आई, ये क्या हो गई, ओसोफेगस कहलाएगी, इसीलिए हमने कॉन्स्ट्रिक्टेड लिखा है। साथ ही साथ कितनी, 25 सेंटीमीटर लंबी पाई जाएगी, 25 सेंटीमीटर ये लंबी पाई जाएगी, ठीक है ना। यदि इसकी सेक्शन काटा जाए, सेक्शन का मतलब होता है इसको यदि इस प्रकार से काट कर देखा जाए कि इसमें कौन कौन सी लेयर होती है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर इस प्रकार से चल रही है, ठीक, ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर इस प्रकार से चल रही है। यदि इसको इस प्रकार से काट दिया जाए, इस प्रकार से काट लिया जाए, ठीक है ना, और इसकी देखा जाए, इसकी में जो एक परत है इसमें कितनी लेयर्स पाई जा रही है। जैसे हमने लीफ का सेक्शन काटा तो लीफ में क्या क्या हमको दिखता है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको देखा जाए माइक्रोस्कोप के अंदर तो कौन कौन सी लेयर्स दिखाई देती है। तो इसमें टिश्यू लेयर होती है, क्योंकि बहुत सारे टिश्यूज से मिलके सेल्स बनती हैं, टिश्यूज पाए जाते हैं। सिरोसा लेयर होती है जो कि करती है, म्यूकस का सेक्रेशन करती हैं। मस्कुलर लेयर्स होती हैं जो कि इसको क्या है, सिकुड़ने में, कॉन्स्ट्रक्शन में क्या करती है, हेल्प करती हैं। ओके, और फिर पाई जाती है सब म्यूकोसा और म्यूकोसा लेयर्स पाई जाती है, ठीक है ना। सिरोसा लेयर का काम क्या था, इसको चिकना बनाए रखना, विसरल पेरिटोरियम का फॉर्मेशन करना, ठीक है ना। साथ ही साथ इसमें क्या पाए जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाएगी, इसमें क्या पाई जाएगी, इलास्टिसिटी पाई जाएगी, मतलब इलास्टिक की तरह चौड़ा होने का, पतले होने का करेक्टर पाया जाएगा। इलास्टिक की तरह चौड़े होने का या पतले होने का गुण पाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको एक बार लिख के देखते हैं। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग
द कॉमन लेयर ऑफ टिश्यू, the common layer of tissue tissues, serosa, external muscular layer, submucosa and mucosa are found in its वॉल। इसकी जो दीवारें होती हैं इसमें कौन कौन सी टिश्यू लेयर पाई जाएगी? सेरोसा लेयर। सेरोसा लेयर का भी हमने काम बताया है चिकना बनाए रखना है। इसको क्या बनाए रखना? चिकना बनाए रखना। क्या होता है इसका? विसरल पेरिटोरियम का मतलब होता है इसको स्मूथी बनाए रखना, ठीक है ना। एक्सटर्नल मस्कुलर लेयर मतलब बाहर की तरफ का पाई जाएगी मस्कुलर लेयर पाई जाएगी जो कि इसको फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबल होने का करेक्टर प्रदान करती है, ठीक है ना। सब म्यूकोसा इनका काम होता है म्यूकस का सेक्रीशन करना, Serosa is visceral peritoneum it is layer of only elastic fibrous connective tissue, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यूज का करिए फॉर्मेशन कर देती है, कनेक्टिव टिश्यूज का कर देती है फॉर्मेशन कर देती है। फिर ये जो ऑस्टियोफ्रेगस होता है ये पतला हो रहा है मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है मोटा हो रहा है, मतलब इसमें संकुचन पाया जा रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जा रहा है। इस कॉन्स्ट्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टेटिक कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब इस प्रकार से कह सकते हैं ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक बार क्या हो रही है पतली हो रही है, एक बार मोटी हो रही है, एक बार पतली हो रही है, एक बार मोटी हो रही है। इस पतली मोटी होने के कारण जो फूड है वो कहाँ सरकता जाता है? नीचे की ओर सरकता जाता है, नीचे की ओर सरकता जा रहा है। और ये फूड का जो नीचे की ओर सरकना है इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट, ठीक है ना। पेरिस्टेटिक मूवमेंट के कारण क्या होता है? फूड हमेशा नीचे की ओर सरकता है। ऑस्टियोफ्रेगस सेंड्स फूड फ्रॉम pharynx to stomach। इसके बाद में क्या आता है? स्टोमक आता है, आपको पहले ही बताया था। स्टोमक बाय पेरिस्टेटिक मूवमेंट, ठीक है ना। पेरिस्टेटिक मूवमेंट के कारण क्या होता है? फूड कहाँ पे आ जाता है? स्टोमक के अंदर आ जाता है। फूड कहाँ पे आ जाता है? स्टोमक के अंदर आ जाता है। बाकी नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या? ऑस्टियोफ्रेगस देखेंगे। इससे पहले की यदि थोड़ी सी और बात की जाए तो हमने बात की थी फर्स्ट नंबर पे हमने डाला था माउथ और बक्कल कैविटी को, ठीक है ना। यहाँ से फूड आया और माउथ के रीजन होते हैं हमने अपर लिप और लोअर लिप होते हैं जो कि क्या होते हैं? मूवेबल होते हैं, ठीक है ना। फिर हम बात की बक्कल कैविटी की। बक्कल कैविटी में हमने टंग की बात की, टीथ की बात की, हमने टीथ की स्ट्रक्चर को भी देखा, ठीक है ना। टीथ की स्ट्रक्चर को भी हमने देखा। फिर हमने बात की फेरिंग्स की, ठीक है ना। बक्कल कैविटी में क्या आ जाएगा? जो मैस्टिकेटेड फूड होगा जिसमें हमने सलाइवा मिला दिया
वो मैस्टिकेटेड फूड कहाँ पे आ जाएगा, फेरिंग्स में आ जाएगा। फेरिंग्स में क्या होते हैं, एक तो ग्लट वाला पोर होता है या एपर्चर होता है, एक होता है ग्लॉटिस वाला। ग्लॉटिस वाला होता है रेस्पिरेशन के लिए, जहाँ से रेस्पिरेटरी ट्यूब निकल के लंग्स तक जाती है। दूसरा होता है ग्लट का, जो कि फूड के लिए पाया जाता है, जहाँ से फूड कहाँ जाता है, नेक्स्ट ऑर्गन या नेक्स्ट लेवल ओसोफेगस के रूप में जाता है, ठीक है ना। और इनके ऊपर एक वॉल्व पाया जाता है, यूस्टेकियन वॉल्व। इसीलिए कोई भी वॉल्व के कारण ही बोलते समय हम लोग खाना नहीं खा सकते, खाना खाते समय हम ज़्यादा बोल नहीं पाते, ठीक है ना, इसी के कारण, ठीक है। इसके बाद भोजन आ जाता है ओसोफ्रेगस में। ओसोफ्रेगस में पाए जाते हैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट, और ओसियोफ्रेगस में क्या पाया जाएगा, पेरिस्टेटिक मूवमेंट। पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण, इसमें संकुचन के कारण, इसमें सिकुड़ने के कारण, फैलने के कारण क्या होता है, फूड नीचे की ओर आ जाता है। ये पाया जाता है पूरा का पूरा स्टोमक। इसको हम लोग मोस्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे आगे से, इसको देख लेंगे, है ना। ये होता है रीजन कार्डिक रीजन, बीच वाला रीजन होता है फंडिक रीजन, लास्ट थर्ड पार्ट होता है पाइलोरिक रीजन। कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक रीजन के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।